नमस्कार, मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स ने भी पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। मंकी पॉक्स दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है। WHO ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अब आपातकाल घोषित कर दिया है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और इस साल अब तक जो मंकी पॉक्स के जो केस ज़्यादा सामने आए 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पर अफ्रीका में मंकी पॉक्स से 5 लोगों की जान जाने की खबर आई है। भारत में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, कितना ख़तरनाक है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है और आज हम आपको मंकी पॉक्स के साथ जुड़ी हुई तमाम जानकारी साझा करेंगे। और इसके साथ हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो हमें इस बीमारी के रूबरू कराएंगे, इसका समाधान भी बताएंगे क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप त्यागी जुड़े हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, मंकी पॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या लक्षण है और कैसे बच के रहा जा सकता है, ज़्यादा खतरा किनको। लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी, टीवी स्क्रीन पर आपके 2 नंबर हैं, दोनों ही नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधा एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आपकी सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है आप पूछ सकते हैं। बस इतना ज़रूर कीजिएगा कि टीवी का वॉल्यूम पीछे से बंद रखिएगा जब तक आप सवाल पूछ रहे हैं और जैसे ही आपका सवाल पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप टीवी का वॉल्यूम ऑन कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करेंगे क्योंकि किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसके सिम्टम्स पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर मनोज जी, मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और आप इसको इस तरह से समझिए कि जो स्मॉल पॉक्स होता था, जो चेचक की बीमारी होती थी, उसी से रिलेटेड फैमिली की जो वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस या पॉक्स विराइडी फैमिली की, ये एक डीएनए वायरस है जिससे कि मंकी पॉक्स होता है। तो इसके लक्षणों के बारे में जैसा आपने पूछा, तो इसमें जो है कि आप किसी से एक्सपोज्ड होते हो या कांटेक्ट आपका होता है तो उससे करीब करीब 7 से 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है या इसके बाद लक्षण जाहिर होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फेज होता है उसमें जैसे फीवर होता है, मलाइज मतलब बदन में दर्द होता है, एक लिम्फेडेनोपैथी जो लसिका ग्रंथि है उसका स्वलन हो जाना होता है, साथ में थकावट होता है। इस तरह के जो प्रोड्रोमल फेज बोलते हैं, 3-4 दिन ये होता है। उसके बाद बदन पे रैश अपीयर होता है या दाने निकलते हैं। सबसे पहले ये हाथ पर और पैरों पे निकलता है। इसके साथ साथ जैसे ओरल म्यूकोसा जो है, आप ये कहिए कि मुंह की जो म्यूकोसा है, अंदर की जो लाइनिंग है, वहां पे भी दाने निकल सकते हैं। एनोरेक्टल रीजन या जो पैखाने के रास्ते पे वहां पे दाने निकल सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये फेज जो आता है जिसमें इरप्शन होता है, जिसमें आपके हाथ पैर पे जो दाने निकलते हैं चेचक की तरह, उसके पहले जो है उस समय लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है कि अगर बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द और साथ में आपको लिम्फ नोड स्वेलन या जो लिम्फ नोड्स की जो स्वेलिंग या लसिका ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं उसकी जो स्वेलिंग हो, तो आपको बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स को सेग्रीगेट कर देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट और इससे जो भी चीजें जो ये मरीज इस्तेमाल करता है उससे दूर रहना है। और इस तरह के जो दाने निकलते हैं उस पीरियड में ऐसा कहा जाता है कि मरीज को भी मास्क लगाना है और पूरे शरीर को ढक के रखना है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, आप हमें बताएं कि फ़र्क क्या है, क्योंकि जैसे कि चेचक की बात की डॉक्टर साहब ने, तो चिकन पॉक्स में और मंकी पॉक्स में क्या लक्षणों में फ़र्क है? कैसे पता चले कि ये मंकी पॉक्स नहीं चिकन पॉक्स है या चिकन पॉक्स नहीं है मंकी पॉक्स? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मंकी पॉक्स इस टाइम तो पूरे देशों में फैल रहा है, तो हमें पहले उसकी हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। कभी भी 21 दिन के अंदर किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे मंकी पॉक्स फैल रहा है वहाँ पे उसकी हिस्ट्री है कि नहीं है, या फिर यहाँ पे किसी पेशेंट के साथ में वो कांटेक्ट में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद आगे चलेंगे, अगर हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, वो ऐसे अफेक्टेड कंट्रीज से अगर वो आया है, या फिर किसी
लोकल ही किसी पेशेंट के साथ में या फिर पेशेंट के किसी उसके कपड़ों उनके साथ में कांटेक्ट में अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आया है तो हमें उसके सिम्टम्स थोड़े से चिकन पॉक्स के और मंकी पॉक्स के अलग होते हैं। जो रैशेस की डॉक्टर साहब ने बात बताई, रैशेस जो आते हैं इसके रैशेस चिकन पॉक्स से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इसके रैशेस नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फेसिस पे, हाथ पे, पैरों पे बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स के नॉर्मली जो रैशेस होते हैं वो आपके पेट पे या छाती पे, ये ज़्यादा उसके रैशेस वहाँ दिखाई देते हैं जी। दूसरा डॉक्टर साहब ने बताया लिम्फ नोड्स बताया, लिम्फ नोड्स उन्होंने बताया कि वो होते हैं, कभी भी चिकन पॉक्स के अंदर लिम्फ नोड्स कभी भी बढ़ के नहीं आते हैं। और इसकी खास वो रहती है कि फीवर के साथ साथ जो रैशेस आएंगे उसमें लिम्फ नोड्स आपके बढ़ के ही आएंगे। लिम्फ नोड्स वो हो सकते हैं सर्वाइकल या गले के रीजन में हो या एक्सिलरी या फिर वो आपके इंग्वाइनल रीजन के अंदर हो। अगर वो बढ़ के आ रहे हैं तो ये कहना होगा कि ये मंकी पॉक्स के लक्षण ही हैं। जी जी, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सवाल अभी और भी हैं, वो भी मैं डॉक्टर मनोज और डॉक्टर प्रदीप से जानूंगी, लेकिन सबसे पहले जो है हम उससे पहले कॉलर्स लेना शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, सर बताएं, स्वागत है आपका खास शो में। ये हमारे शरीर पर थोड़े थोड़े दाने टाइप है, जिसका मतलब क्या उपाय करें? दाने हैं थोड़े थोड़े, मतलब कोई जाम कटे या बॉडी के कौन से हिस्से पर दाने हैं? क्या जी? बॉडी के कौन से हिस्से पे? चेहरे पे है, हाथ पैरों में है, कहाँ पे हैं दाने? नहीं, हाथ पैर में तो नहीं है, शरीर पे, मतलब मारा में जी, पीठ पे है। डॉक्टर मनोज, देखिए इन्होंने थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक सा क्वेश्चन पूछा है। दाने जैसा अभी डॉक्टर प्रदीप भी बता रहे थे कि बड़े टिपिकल से हाथ पे, पैर पे और फेस पे होता है, और ये डिफरेंट स्टेज से जाता है। जैसे शुरू में तो दाने ऐसे मैक्यूल्स बोलते हैं, उसका थोड़ा बड़ा होता है, उसको पैपुल्स बोलते हैं। अगर उसमें पानी भर जाता है, पानी भरे हुए दाने होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, और इसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको ये पस्चुल्स बोलते हैं। तो इस तरह के 4 स्टेज से ये दाने पास करते हैं और करीब करीब 21 दिनों तक रहते हैं। तो ऐसा जो भी मतलब इरप्टिव डिजीज है या जिसमें दाने बनते हैं वो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा, उससे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल इसकी इन्फेक्शन है, स्कैबीज हैं, ये सारी चीजें भी दाने करते हैं, बट इसका दाना जो है बड़ा टिपिकल सा 4 स्टेज से होगा और हाथ, पैर और मुंह पे प्रीडोमिनेंटली होगा, और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो सवाल है या ये जिस दाने की जिक्र कर रहे हैं वो इनके डिस्क्रिप्शन से मंकी पॉक्स वाले दाने जैसा नहीं लगता है। जी जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी, बताएं सर। हाँ जी, स्वागत है आपका। जी जी, बताएं सर, अपना नाम बताएं, क्या जानना चाहते हैं? पंकज कुमार नाम है मेरा, पंकज कुमार जी। पंकज जी क्या जानना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, जब मैं सुबह सोए रहता हूँ या शाम को, जब अगर मैं वो आराम कर रहा होता ना, उसके बाद जब मैं उठता ना तो स्ट्रेचिंग करते ही और मेरे चेस्ट में पेन होता है, थोड़ा हल्का साइड में चेस्ट में पेन होता है। हाँ, एकदम चुभने वाला सा है, सुई नहीं चुभती, सुई ऐसा पेन होता है। तो बाकी पूरा दिन फिर ठीक रहता है? बाकी तो पूरा दिन ठीक रहता है। मैं समझ जाता हूँ कि ये मुझे 2014 से समस्या है, कभी कभी होता है, फिर कोई हार्ट संबंधी समस्या नहीं है ना। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि उठते वक्त इनको चेस्ट में पेन होता है, तो हम जैसे इनको शायद रैशेज़ या फीवर वगैरह नहीं है, तो ये किसी भी चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स के कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, तो इनसे इनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको उठते हुए अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण इसका आपके हार्ट में कुछ परेशानी हो सकती है, जो सबसे पहले आप जाके ECG, ईको, जो पास का अस्पताल हो वहाँ पे एटलीस्ट ये करा लीजिए। अगर साथ में आपको खांसी या कुछ है तो ये लंग के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो आई थिंक आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि चेस्ट में जो आपको दर्द हो रहा है वो किस कारणवश होता है। कुछ में मसल पेन भी होते हैं, कई बार मसल पेन की वजह से भी होता है, जिसमें कि हार्ट उसके लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन बिना जांच कराए ऐसे कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। जो जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी नमस्कार सर, बताएं क्या जानना चाहते हैं सर? मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे
मैं शाम को आता हूँ और एक तो पैरों में नीचे थकावट रहती है और बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं मैडम जॉब करता हूँ मेडिकल विभाग में। अच्छा, डॉक्टर मनोज। देखिए, इन्होंने थकावट की बात कही है, तो फैटिक जो होता है, अगर इनको क्रॉनिक फैटिक है तो इसमें बहुत सारे मेडिकल डिजीज हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, और ये नॉन स्पेसिफिक, इवन लो एनर्जी लेवल, डायबिटीज के लोगों को भी होता है, ब्लड प्रेशर के लोगों को भी होता है, इवन जो डिप्रेशंस में होते हैं उनको भी होता है। तो थोड़ा कहना बड़ा पार्टिकुलर से थकावट को तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इनको अपने रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और देखना चाहिए। कभी कभी शुगर के भी जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, वो शुरू में थकावट बताते हैं। इवन हार्ट की फंक्शन जिनकी कम होती है उनको भी थकावट। तो मुझे लगता है इनको निकट में किसी चिकित्सक से दिखा के अपनी पूरी जांच करानी चाहिए। जी, हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज, तो इससे ये भी बताएं, क्योंकि अब तो भारत में भी दस्तक दे दी गई, मंकी पॉक्स ने भारत में दस्तक दे दी, ऐसे पेशेंट जो है वो सामने आए, संदिग्ध पेशेंट भी सामने आए हैं। तो कितना खतरनाक है ये? कैसे, जैसे कि कोरोना था और इन्फेक्शन था, लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ा, पर्सन टू पर्सन बढ़ा, क्या ये भी ऐसा ही है? देखिए, 23 जुलाई को WHO ने इसको घोषित किया है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, और मुझे लगता है कि अभी 70,000 पूरे वर्ल्ड में पेशेंट्स हैं। मॉर्टलिटी रेट जो इसकी है करीब 6% के आसपास है। बट इसमें भी वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि 2 तरह के वायरस हैं। एक जो कॉन्गो बेसिन के रीजन का है, उसकी फैटेलिटी रेट या उसकी जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है, 10% के आसपास है, बशर्ते कि आप वेस्टर्न वाली जो क्लैड है, जो स्ट्रेन है मंकी पॉक्स का। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा नंबर्स कम हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत कम नंबर हैं, 4-5 केसेस आए हैं और सस्पेक्टेड हैं। हालांकि 1-2 की वायरस एनालिसिस हुई है, वो तो पुष्टि हो गया है। तो मंकी पॉक्स करीब 75 कंट्री में फैल चुका है। तो मुझे लगता है इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, और जो लोग पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेटेड हैं उनमें कम चांस है। इसके कुछ लोगों ने इसको होमोसेक्सुअलिटी से भी जोड़ के देखा है, क्योंकि शुरू के जो कुछ केसेस, और एक अभी नई स्टडी न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि करीब 3% मॉर्टलिटी है। तो आप ये देखें कि वो 500 से ज़्यादा पेशेंट्स की स्टडीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी रेट करीब 13% के आसपास है, 13% है। और मोस्ट ऑफ द एडमिशन इसलिए हुए कि अगर मुंह में छाले पड़े हैं तो खाने में दिक्कत हुई, या फिर जो दाने निकले थे उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। कुछ लोगों में दो पेशेंट्स में किडनी फेलियर भी हुआ, कुछ लोगों को हार्ट भी अफेक्टेड हुआ। तो मुझे लगता है आंखों की तकलीफ भी हुई। तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट अगर आप कंपेयर करें बड़ी चेचक या जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते थे, उसमें मॉर्टलिटी 30% के आसपास होती थी, तो उससे कम घातक है। बट मुझे लगता है कि अभी काफी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पैंडेमिक को फैलने में कोई समय नहीं लगता है। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं प्रदीप शर्मा करौली से। जी जी सुन पा रहे हैं सर, बताएं क्या जानना चाहते हैं? करौली से प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी बताएं। जी, मेरे मुंह में छाले हुए थे। फर्स्ट तो मेरे दांत में दर्द हुआ था, उसके बाद मुंह में अंदर छाले हुए, उसके बाद बाहर पूरे गाल पर और इस पर ये रेशेज आ गई थी। और 1 तारीख से हैं, लगभग 30 दिन हो गए। और मैंने डॉक्टर साहब को भी दिखाया था, तो उन्होंने हर्पीज बताया था जी। और मेरी जीभ अब भी कोटेड है, मतलब कटी सी लगती है, हिलती है तो दर्द होता है जी। अब रेसेस थोड़े कम हैं। जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट भी चालू है मेरा। जी जी ठीक है। डॉक्टर प्रदीप जी, जैसा आपने बताया कि आपको ऑलमोस्ट 1 महीने से आपको रैशेस है, जिसका आपकी ट्रीटमेंट आप वहाँ लोकल डॉक्टर से भी ले रहे हैं, और आपने जयपुर में भी दिखा के आप उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंकी पॉक्स है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2 से 4 हफ्तों के अंदर अपने आप ही ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जिस स्टेज में हैं सिर्फ रैशेस ही हैं और आपको दूसरा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है,
तो आप अभी इस खतरे से, एटलीस्ट मंकी पॉक्स से खतरे से आप बिल्कुल बाहर हैं। आपको चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको कोई फीवर नहीं हुआ है, आपको कोई लिम्फ नोड्स वगैरह इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, और दूसरे मलेज या जो भी दूसरी इसके साथ में आते हैं वो आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं। तो चिंता की बात नहीं है, इस चीज़ से आप बाहर है, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिए एंड थिंक आई विल ऑल राइट। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, अलग अलग सिम्टम्स भी हैं जैसे कि आपने भी बताया, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड का जो खतरा था वो इसमें ज़्यादा हुआ कोविड के दौरान। क्या इसमें भी ये खतरा है कम्युनिटी स्प्रेड, और सामने वाले इंसान को अगर मंकी पॉक्स है तो कैसे पहचान हो पाएगी? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक ये आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इसका बेसिक अंतर जो डॉक्टर साहब ने बताया है समझना पड़ेगा कि कोविड-19 से और इसमें क्या समानताएं हैं या क्या किस तरह से अलग रहता है। सबसे पहले तो कम्युनिटी स्प्रेड जो कोविड-19 में देखा गया था, कोविड-19 जो है काफ़ी लेटेस्ट वायरस है जिसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये वायरस सबसे पहले 1958 में हमें मंकीज से मिला। उसके बाद फर्स्ट जो था 9 मंथ्स का एक बच्चा कॉन्गो के अंदर 1970 से हमने देखा था। तो ये बहुत पुराना वायरस है जिसके बारे में हमें सारे आंकड़े हमें पता है और किस तरह से फैलता है सारा पता है। कोविड-19 जो फैलता था वो एरोजोल से, मतलब बहुत छोटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके थ्रू फैल जाया करता था, और बहुत कम समय में, अगर आपका क्लोज कांटेक्ट भी नहीं है, बहुत कम समय में उस संक्रमित व्यक्ति के आप टच में आए हैं तो भी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहा करते थे। लेकिन इसके अंदर, इस मंकी पॉक्स के अंदर आपको इसकी चिंता, क्योंकि बिकॉज इसमें आप बहुत देर तक और बड़े ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहेंगे तभी आप उसमें फैल पाएंगे, या फिर आप बॉडीली फ्लूइड्स, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, या फिर उसके इन्फेक्टेड पस्ट्यूल्स जो उनके रैशेज हैं उनसे कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तभी आपको फैलेगा, अन्यथा नहीं फैलेगा। इसीलिए ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो कि सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि इस पेशेंट की रखरखाव कर रहे हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स जो कि बहुत टाइम तक हैं उनके साथ में, उनमें फैलने का खतरा ज़्यादा होता है rather than कम्युनिटी में फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। जी, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं लगातार। नमस्कार जी। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं जगदीश कुमार बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? इसमें जो मुझे भी कोरोना पहले एक लहर में हुआ था, तो क्या अभी इसका डर है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग पहले कोरोना संक्रमित रह चुके हैं क्या उनको खतरा ज्यादा है मंकी पॉक्स का? मैं डॉक्टर मनोज सर। हाँ, इनका सवाल का है कि देखिए जो मंकी पॉक्स है उसमें देखा गया है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जो ये इम्यूनो सप्रेस्ड है उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड के बाद होना की जो इंसिडेंस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, बट डेफिनेटली अगर कोविड का वो सब ग्रुप जिनकी इम्यूनिटी कम थी या वैसे लोग जैसे जिन्हें रीनल फेलियर था या जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पे थे, तो जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगी या जिनका हेल्थ जो होगा, क्योंकि अफ्रीकन स्टडी में भी देखा गया है कि जो माल नॉरिश थे या जिनका न्यूट्रिशन खराब था, जिनकी जो स्टेटस थी न्यूट्रिशन की वो पुअर थी, उनको ज़्यादा ये इफेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स होंगे जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उसमें मंकी पॉक्स होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। जी, इम्यूनिटी अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉलर से जुड़ेंगे। नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं सर? सर सुन पा रहे हैं हम आपको, जानना क्या चाहते हैं? हेलो जी सुन पा रहे हैं हम आपको, जानना क्या चाहते हैं सर? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। पीछे टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद टीवी का वॉल्यूम ऑन कर लीजिएगा। अभी सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा दाग हुआ है। दोबारा से बताएं क्या हुआ? थोड़ा दाग हुआ है शरीर में। दर्द है शरीर में? शरीर में फुंसी टाइप हुआ है। अच्छा, तो कितने दिनों से ऐसे रहता है? उसके ऊपर खुजली आती है, दिन भर खुजली आती है शरीर में, पीछे शरीर भी। अच्छा, बॉडी पेन भी है और खुजली भी रहती है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप। जी,
जैसे उन्होंने बताया कि इनके थोड़ी खुजली रहती है और थोड़ा बॉडी पेन भी है। डॉक्टर साहब ने और हमने बहुत क्लियरली पहले बोल दिया था कि हमें मंकी पॉक्स से तभी सचेत रहना है कि या तो हम कभी किसी ऐसे कंट्री में गए हों जहाँ पे ये मंकी पॉक्स फैला हुआ है या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ में आए हों। सिर्फ ये फुंसिया उनसे नहीं होता है, जैसे जो रैशेज़ हैं उसके साथ में फीवर भी होना चाहिए, लिम्फ नोड्स भी होने चाहिए, पेशेंट को थकावट भी होनी चाहिए। तो ये सब हेडेक वगैरह ये सब कॉमन सिम्टम्स अगर मिलके होते हैं तभी हम मंकी पॉक्स का खतरा हमें ज़्यादा लगता है। जैसा इन्होंने बताया तो मुझे नहीं लगता कि इनको मंकी पॉक्स या इस तरह कोई खतरा है। मेरे ख्याल से आप नॉर्मल कोई भी एंटी हिस्टामिनिक या कोई दवाई लोकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर दिखवा सकते हैं, जिससे कि आपका तुरंत आई थिंक ठीक हो जाएगा। जी जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जोधपुर से गुमान आराम बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, कुमार जी बताएं। राइट साइड से कमर दर्द ज्यादा कर रही है। एक ही साइड से दर्द करती है या कभी इधर कभी उधर होती है? नहीं, वो इधर उधर होते तो ही दर्द करती रहती है सर। ठीक है, डॉक्टर मनोज। जैसे इन्होंने लोकलाइज राइट साइड में कमर का दर्द बता रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कोई लोकल रीजन की वजह से लोकल कोई कारण रहा होगा कि जैसे अगर वहाँ पे कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, जॉइंट्स में आर्थराइटिस है, क्योंकि या फिर कोई मसल स्पाज्म हुआ हो, क्योंकि लोकलाइज्ड वन साइडेड पेन जो है ये जनरल बॉडी एक में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि इनको एक अच्छे अस्थि रोग विशेषज्ञ से दिखाएं, वो बताएगा कि क्या तकलीफ है और इस दर्द का क्या कारण है। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं मैम, स्वागत है आपका। जी हेलो। जी जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं सर क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे ना तभी ये गैप जो है ये खत्म होगा। आप सवाल पूछ लीजिए, फिर टीवी का ऑन कर लीजिए वॉल्यूम। एक बार सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी जी बताएं। हाँ जी हाँ जी जी जी। हाँ, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप। जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है इस टाइम पे काफ़ी व्यापक हो चुकी है और एक एज के बाद जो है नॉर्मली हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ती ही जा रही है। तो एसिडिटी की नॉर्मल किसी भी आप लोकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एंटी एसिड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अपने दिनचर्या का ख्याल रख के अपने खान पान के सेवन जो सही ढंग से करके सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग अगर ठीक करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर चीज़ों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। बाकी अगर इन चीज़ों से आपके लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी अगर नहीं ठीक होती है कंटिन्यू से व्यायाम करके या, तो आप किसी भी लोकल प्रैक्टिशनर्स के पास में जाके आप दिखा सकते हैं। बहुत मान्यूट सी दवाई, बहुत हल्की दवाई से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। जी ठीक है, डॉक्टर मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो हमें फ़िक्र है आपकी में, बस इतना ही। लेकिन जाते जाते आपको गुजारिश करेंगे कि आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें फ़िक्र है आपकी।